दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है कि नेतन्याहू जिंदा हैं या नहीं। IRGC ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके यह दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जेरूसलम ऑफिस पर अपनी सबसे घातक मिसाइल खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से सीधा हमला किया है। सिर्फ यही नहीं, IRGC ने यह भी दावा किया है कि इजरायली एयरफोर्स के कमांडर, जो उनके हेडक्वार्टर हैं, कमांड सेंटर है एयरफोर्स का, उसको भी एक साथ निशाना बनाया है। ईरान टाइम्स के मुताबिक इस हमले के बाद इजरायली नेतृत्व में भी भारी हड़कंप मच गया है। जेरूसलम में PM ऑफिस के आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया गया है और वहां से धुएं के गुबार उड़ते हुए देखे गए हैं। इजराइल ने इस हमले को ईरानियन प्रोपेगेंडा कहकर नकारने की कोशिश की, लेकिन साथ ही यह भी माना कि जेरूसलम में बड़े मिसाइल हमले हुए। दोस्तों, जो देश खुद मानता है कि उस पर बड़े हमले हुए, वो PM ऑफिस पर हमले को क्यों नकार रहा है? यह सवाल अपने आप में सबसे बड़ा जवाब है। दोस्तों, आपको बता दूं कि IRGC ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो बेहद कड़े और बेहद साफ है। IRGC ने कहा, ज़ायनिस्ट रजीम के क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को एक और रजीम के एयरफोर्स कमांडर के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। IRGC ने यह भी बताया कि हमलों में खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। IRGC ने क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर शब्दों का इस्तेमाल करके साफ कह दिया कि यह हमला सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं था, यह खामने की शहादत का सीधा बदला था। ईरान ने पहले ही ऐलान किया था कि उन्होंने हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया और उनका भी यही हश्र करना हमारा फ़र्ज है और आज वो फ़र्ज अदा किया गया, ऐसा IRGC का कहना है। दोस्तों, IRGC का यह स्टेटमेंट इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि IRGC आज तक अपने किसी भी दावे से पीछे नहीं हटा है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा ही बताता है। खैर, जैसा कि हमने जाना कि इस हमले में खैबर सिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस मिसाइल के बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है। असल में खैबर सिकन का मतलब होता है खैबर को तोड़ने वाला, यानी किसी भी किले को तोड़ने की ताकत को रखने वाला। खैबर मिसाइल की रेंज है 2000 किलोमीटर। इसमें भारी वॉरहेड लगाया होता है जो टारगेट पर पहुंचकर भारी तबाही मचाता है। यह मिड कोर्स में अपनी डायरेक्शन बदल सकती है, यानी यह जब अंतरिक्ष में जाता है तो ये अपना रास्ता बदल लेता है। और यही वजह है कि इस मिसाइल की ताकत है, इसके वजह से जो इजराइल का एरो 3 और डेविड स्लिंग है वो इसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। इसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि इजराइल को इंटरसेप्ट करने का बेहद कम वक्त मिल रहा है। दोस्तों, इजराइल का एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम, यह तीनों मिलकर भी खैबर को रोक पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसे बिल्कुल ही नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी है कि यह मिसाइल जो है अपने टारगेट पर पहुंच जा रही है। ये इसलिए अहम है क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो डेविड स्लिंग हो, एरो 3 हो या फिर विश्व प्रसिद्ध आयरन डोम, उन्हें माना ही जाता है किसी भी खतरे को हवा में ही रोकने के लिए। लेकिन अगर जब वो नाकामयाब हो जाएं, असफल हो जाएं, तो सवाल तो उठता है कि आयरन डोम जो दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी इतनी चर्चा है, जिसकी इतनी नाम है, जिस पर इजराइल इतना इतराता है, उसके रहते इजराइल के जो हेडक्वार्टर हैं, PM का जो ऑफिस है, वहां तक ईरान की मिसाइलें कैसे पहुंच जा रही हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि नेतन्याहू के ऑफिस पर हमले के साथ साथ IRGC ने एक और बेहद अहम टारगेट को निशाना बनाया है और वो है इजरायली एयरफोर्स का कमांडर हेडक्वार्टर। दोस्तों, ये बेहद स्ट्रेटेजिक था। इजरायली एयरफोर्स वो फोर्स है जिसने ईरान पर हमले किए थे। उसी एयरफोर्स के कमांड सेंटर को तबाह करके ईरान ने यह मैसेज दिया है, जिन्होंने हमला किया उसका कमांड सेंटर अब नहीं रहा। अगर इजरायल एयरफोर्स का हेडक्वार्टर सच में तबाह हुआ है, जैसा कि IRGC का दावा है, आपको बता दूं कि यह हमारा दावा नहीं है, ऐसा IRGC का दावा है, ईरानियन जो मीडिया है उनका दावा है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इजरायल की एयरफोर्स, उसकी ऑपरेशंस की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन काफ़ी हद तक बाधित हो जाएगी। पायलट्स को ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे, मिशन कहाँ से प्लान होंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, यह इजराइल की एयरफोर्स की जो ताकत है उस पर हमला किया गया है। आपको एक और बात क्लियर कर दूं दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि इस हमले के बाद इजराइल की जो एयरफोर्स है वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई है। अपना जो कमांड सेंटर है वो कई जगह पर सीक्रेटली रखती है। कई कमांड सेंटर जो होते हैं वो आम नागरिक के जानकारी के लिए ओपन होते हैं, पब्लिक डोमेन में उनकी लोकेशन पब्लिक होती है, सभी को जानकारी होती है। लेकिन कुछ मिलिट्री सेंटर, कुछ हेडक्वार्टर्स बेहद ही सीक्रेटली गुप्त तरीके से बनाए जाते हैं ताकि भविष्य में अगर उनका जो ओपन
हेडक्वार्टर है उस पर हमला हो जाए, वो तबाह हो जाए, तो वो सीक्रेट जो लोकेशन है, सीक्रेट हेडक्वार्टर है, वहाँ से वो अपनी ऑपरेशन को अंजाम दे सके। यह ईरान का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, जो IRGC का है वो ऐसा प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। लेकिन जैसा ईरानियन ने दावा किया, जैसा ईरानियन मीडिया ने दावा किया, वो खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। खैर, IRGC के दावे के बाद इजराइल ने तुरंत कहा है कि नेतन्याहू के ऑफिस पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। हाँ, नेतन्याहू के ऑफिस के आसपास कई किलोमीटर दूर हमला हुआ जरूर है, और इसीलिए इजराइल ने यह कहा कि यह ईरानियन प्रोपेगेंडा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर कोई हमला हुआ नहीं तो जेरूसलम में PM ऑफिस के आसपास पूरा इलाका सील क्यों कर दिया गया है? अगर कोई हमला नहीं हुआ तो वहाँ से धुएं के गुबार कैसे उठ रहे हैं? अगर कोई हमला नहीं हुआ तो इजरायली मीडिया को इस इलाके में जाने से क्यों रोका जा रहा है? आपको बता दूं दोस्तों कि इजराइल ने खुद माना है कि जेरूसलम और तेल अवीव में बड़े मिसाइल हमले हुए हैं, लेकिन PM ऑफिस पर हमले को नाकाम कर दिया गया है। आपको एक और बात जाननी होगी दोस्तों, बिल्कुल भारतीय बनकर, इंसान बनकर, जो हम सच्चे भारतीय कहते हैं कि हम एक सच्चे भारतीय हैं, हम इंसानों को इंसान की तरह देखते हैं। हमारा जो नारा है, हमारा जो सोच है, वो वसुधैव कुटुंबकम का है, यानी पूरा परिवार, सिर्फ इजराइल नहीं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अगर हम उस नज़रिए से देखें तो यह वही इजराइल है जो गज़ा में हॉस्पिटल और स्कूल पर हमले करने के बाद कहता है हमने कोई हमला नहीं किया। गज़ा में वो हज़ारों बच्चों को मार देता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को, मासूमों को मार देता है, और झूठ बोलता है कि हमने हमास को मारा है, हमने हमास को टारगेट किया है। लेकिन UN, जो यूनाइटेड नेशन है, जो विश्व की संस्था है, जो विश्व को शांति पर ले जाने का काम करता है, हालांकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है ऐसे ही देशों की वजह से। उसका खुद रिपोर्ट में मानना है कि इजराइल ने, या यूँ कह लें कि नेतन्याहू ने गज़ा में जेनोसाइड किया है, नरसंहार किया है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस पूरे घटनाक्रम में एक और बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने ईरान के जज्बे को और तेज कर दिया है। खामनी की जो बीवी है, उनकी वाइफ हैं, वो इजरायली हमले में बुरी तरह से घायल हो गई थी, और अब खबरें ये आ रही हैं कि उनकी शहादत की भी पुष्टि हो गई है, यानी वो मारी गई हैं। दोस्तों, ये सोचिए, एक देश का सुप्रीम लीडर और उनकी पत्नी, दोनों को इजराइल ने मार दिया है, या यूँ कह लीजिए कि दोनों को इजराइल ने हत्या कर दी है। सोचिए, यह युद्ध कहाँ तक चला गया है। एक लीडर दूसरे लीडर को मार रहा है, लीडर्स पर वॉर होने लगी। ये मान लीजिए दोस्तों कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो रसिया के राष्ट्रपति पर हमला कर रहे हैं, और जो रसिया के राष्ट्रपति हैं वो यूक्रेनियन राष्ट्रपति पर हमला कर रहे हैं, तो ये कितना बुरा होगा। इसीलिए दुनिया में लॉज हैं, कानून है कि अगर युद्ध लड़ा जाता है तो लीडर्स, जो वहाँ के मेन लीडर्स हैं, उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। और यही वजह है कि पूरी दुनिया कह रही है कि जो इजराइल कर रहा है अभी, जो अमेरिका कर रहा है अभी, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रही है। खैर, आपका क्या कहना है इस पर? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। जैसा कि हमने कहा था कि हम मिडिल ईस्ट फाइल नाम से नया एपिसोड शुरू करने वाले हैं, तो ये जो वीडियो है हमारी, ये वही मिडिल ईस्ट फाइल के नए एपिसोड से बनाई जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूवर्स हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।